वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आज की जो वीडियो है एक रिकमेंडेड वीडियो है। इसमें मुझसे कहा गया था कि सर एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने के लिए। तो अभी आज की क्लास में क्या है कि मैट्रिसेस हम लोग टेक्स्ट बुक से जितना सीख चुके हैं लगभग कंप्लीट हो चुका है। एलिमेंट्री ऑपरेशन हटा दिया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधे हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पलर को अटेम्प्ट ले रहे हैं। ये प्रतिभा एंड पूर्णिमा की तरफ से ये रिकमेंडेशन थी कि सर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नंबर आई थिंक 54 से लेकर के 66 तक वो जानना चाह रही थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको सारे एमसीक्यू कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। हालांकि नेहा त्रिपाठी का भी परफॉर्मेंस आजकल काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मैट्रिसेस में वो काफ़ी अच्छे से रिप्लाई कर रही हैं और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रही हैं। एक क्वेश्चन पूछा था 2021 का ऑर्डर के लिए, सभी लोगों ने उसका सही रिप्लाई किया हुआ है। इसमें नेहा त्रिपाठी ने काफ़ी अच्छे से इसको रिप्लाई किया हुआ था। हालांकि उस क्वेश्चन का जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था वो ये था कि आपको वो प्राइम नंबर जो 43 इंटू 47 था वो एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा था, क्योंकि प्राइम नंबर उस प्राइम नंबर तक पहुंचना ये एक बड़ी बात थी। तो बस मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की होगी एग्जैक्टली 43 को गेन करने के लिए। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो बच्चा एग्जाम्पलर हमारी रन हो रही है। आप सभी लोगों को पता है टर्म 1 टर्म 2 ऑलरेडी मैं उसके लिए वीडियो भी बना चुका हूँ। तो टर्म 1 में जो भी हिस्से जो भी टॉपिक डिस्कस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड डिस्कस होंगे। एमसीक्यू अगर आप अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो रिफ्रेशर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कोई भी आप रिफ्रेशर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे ही रिफ्रेशर में एमसीक्यू एग्जाम्पलर सही रखे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर वेरियस एग्जाम्पलर वेरियस बुक्स की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ही बुक्स होंगी जहां पर आपको एमसीक्यू बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। अदरवाइज शायद एक दो बुक्स के बाद में कहीं पर भी इतनी ज़्यादा मात्रा में एमसीक्यू देखने को नहीं मिलेंगे। तो एमसीक्यू कवर करने के लिए मुझे जहाँ तक सबसे बेस्ट बुक लगती है वो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। इसमें एमसीक्यू साथ में फिल इन द ब्लैंक साथ में ट्रू फॉल्स कई चीज़ें हैं। तो वहाँ से मतलब काफ़ी कुछ आपका लीनियर प्रॉब्लम कवर हो सकता है। चलिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो बच्चा हम लोग रन करा रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। क्या कहा? एनसीईआरटी। बच्चा एग्जाम्पलर रन करा रहे हैं, टेक्स्ट बुक नहीं। EXEMPLAR, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रन करा रहे हैं। मेरी बुक से है पेज नंबर 59। मेरी बुक से है पेज नंबर 59। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन आया तो वो बोले सर आप चीज़ों को जब एनसीईआरटी मतलब एक ही है फिर भी आप मतलब बहुत फोर्सफुली बताते हैं कि ये पेज नंबर इतना। एक्चुअली क्या है बच्चा कि एनसीईआरटी तो एक है, एक्चुअली मेरे पास क्या है कि रॉयल्टी पेड बुक है। तो रॉयल्टी पेड बुक में क्या होता है कि कई बार पेज नंबर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है अदर बुक्स के कंपैरिजन में। इस वजह से मैं बार बार पेज नंबर को थोड़ा सा फोर्सफुली बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बुक से आपकी बुक में लगभग 8-10 पेजेस का डिफरेंस हो। फिलहाल मैट्रिसेस टॉपिक हमारा रन हो रहा है, लगभग टेक्स्ट बुक से लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो चीज़ें बच गई हैं उसको भी एग्जाम्पलर के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर समझना चाह रहे हैं तो इसके लिए बच्चा आपके पास एग्जाम्पलर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर एग्जाम्पलर के आप शायद क्वेश्चन को उतना बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। याद रखना, एमसीक्यू को अटेम्प्ट लेते वक्त हमारी स्ट्रेटेजी कुछ और चल रही होती है। तो इसलिए अगर हम एमसीक्यू को अटेम्प्ट ले रहे हैं तो हमें 4 ऑप्शन को भी कंसीडर करना होता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? फिलहाल देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है 004 040 एंड 000। बच्चा ये 4 है। अब उसमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पूछ रहा है कि ये क्या है। बच्चा देखो, चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद में ये इसका आप इजीली आंसर गेन कर पाएंगे। हालांकि वो ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जिसमें नन होता है, क्योंकि नन के केस में फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ठीक तरह से देखना होता है। बच्चा ये इसमें एक कहा गया है कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ, ये बात तो सही है, ये तो 3/3 की है। इसमें सेकंड केस कहा जा रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। बच्चा देखो, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि डायगोनल जो होता है वो एक्चुअली ये प्रिपेयर होता है। ये मेरी बात समझे या नहीं समझे? अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर फिर ये क्या है। बच्चा ये भी डायगोनल है, मगर इसको हम एंटी डायगोनल बोलते हैं। ये कौन सा डायगोनल है? ये एंटी डायगोनल है। कौन सा डायगोनल है? एंटी डायगोनल। याद रखना, पूरी मैट्रिक्स जो प्रिपेयर होती है वो डायगोनल की मदद से ही प्रिपेयर होती है। किसकी मदद से? डायगोनल की मदद से। देखो, ये मेन डायगोनल होता है, इसलिए कई बार आप बुक्स में देखते होंगे इस डायगोनल के जो रेड से है, जिसको अब ब्लू से लिख रहा हूं मैं, इसको कई बार बुक्स में मेन डायगोनल भी बोलते हैं। क्या कहा? मेन डायगोनल। मेन डायगोनल, या फिर कुछ बुक्स में इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। बोथ आर सेम, ठीक है। अब प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल क्यों बोला जाता है शायद आपको समझ आएगा, क्योंकि इसमें डायगोनल फिर ये एंटी डायगोनल। ये जो इस डायगोनल के ऊपर होता है इसको बोलते हैं सुपर डायगोनल, इस डायगोनल के जो नीचे होता है उसको बोलते हैं सब डायगोनल। मेरी बात समझिए या नहीं समझे? अब सेकंड सुपर, सेकंड सब, इसी तरह से एंटी प्रिंसिपल, एंटी सुपर, फिर एंटी सब।
तो इस तरह से ये पूरी मैट्रिक्स प्रिपेयर होती है। हालांकि हमें एंटी वेंटी के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें जो सिंपल सी बात समझनी है वो ये समझनी है कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका फॉर्मेट कुछ ये होता है। एक बार यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ABC 0 0 0 0 0 0, ये बच्चा एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मेन डायगोनल हमें देखना होता है, एंटी वेंटी हमें कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास मेन डायगोनल आ चुका है, अभी आप देख पा रहे हैं मेन डायगोनल। हालांकि ऑप्शन नंबर ए जो 3/3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यूनिट मैट्रिक्स आप जानते हैं, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है ये 1 1 1 होने चाहिए, किसी भी एंगल से ये 1 1 1 है नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ये नहीं रही, मतलब यूनिट मैट्रिक्स। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, या तो ऑप्शन ए सही होगा या फिर डी सही होगा। तो ऑप्शन ए हम जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स पूरी तरह से प्रिपेयर हो पा रही है। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 54 इसी टाइप का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है, एक बच्ची ने मुझसे डिस्कस करने के लिए कहा था, हालांकि उसको रिप्लाई कर दिया था। अगर समझ आ गया तो ज्यादा बेहतर है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है, अभी आज की क्लास में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखो वो एक 3/3 की मैट्रिक्स प्रिपेयर करा रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो जो हमें आउटपुट मिलता है रिजल्टेंट, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। मतलब कुल मिलाकर के 3 3 जा 9, तो यहाँ पर बच्चा 9 एलिमेंट्स होंगे। 9 एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होंगे। मैंने लास्ट ईयर यानी जब आप लोग क्लास 11th में थे तो मैंने आपको एक टॉपिक बच्चा इसमें पढ़ाया हुआ था, जिस टॉपिक को मैंने बताया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो कुल मिलाकर के ये 9 ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। ये बच्चा जो क्वेश्चन है ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से होगा। किससे होगा? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। ये देखो 9 ब्लॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कह रहे हर ब्लॉक में केवल 2 ही एंट्रीज आ सकती हैं, मतलब ईच ब्लैंक कैन फिल विद द हेल्प ऑफ आइदर 2 और 0। यानी कुल मिलाकर के हमें 2 नंबर दे दिए गए हैं, 0 और 2। इस ब्लैंक को फिल करने के नंबर ऑफ वेज बच्चा कितने होंगे? 2 होंगे। अरे या तो 2 आएगा या 0 आएगा। सेम प्रोसेस ब्लैंक को फिल करने के फिर 2 तरीके, फिर 2 तरीके, ये फिर 2 तरीके, ये फिर 2 तरीके, ये फिर 2 तरीके। अरे भाई इस ब्लैंक को फिल करने कितने तरीके? 2 तरीके, मतलब या तो 0 आएगा या फिर 2, या तो 0 आएगा या फिर 2 आएगा। मतलब यहाँ पे 2, फिर यहाँ या तो 0 या 2, यहाँ पे फिर या तो 0 या 2। कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ से चेक करना चाहें, कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमारे पास कितनी होंगी, तो बच्चा ये मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा। एक सवाल उठता है कि सर आखिरकार मल्टीप्लाई क्यों कराया जा रहा है? तो आपने सीखा होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बताता है? इसमें 2 रूल होते हैं, एक एडिशन रूल होता है, एक मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। जिसमें मल्टीप्लिकेशन रूल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें टोटल टास्क का कुछ पार्ट m मेथड से, रिमेनिंग पार्ट n मेथड से। तो टास्क को साइमल्टेनियसली कंप्लीट कराने के नंबर ऑफ वेज जो होते हैं वो कितने हो जाते हैं? m/n हो जाते हैं। बच्चा कितने हो जाते हैं? m/n हो जाते हैं। टास्क को साइमल्टेनियसली कंप्लीट कराने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते हैं? m/n हो जाते हैं। समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। ये कुछ पार्ट m मेथड से सॉल्व किया था और रिमेनिंग पार्ट n मेथड से। बात को समझना जरा ध्यान से। कुछ पार्ट m मेथड से, रिमेनिंग पार्ट n मेथड से। यानी कुछ हिस्सा हमने m वेज से कंप्लीट किया है, फिर जो बच गया है वो n वेज से कंप्लीट किया है। तो जब हम टास्क को साइमल्टेनियसली कंप्लीट कराएंगे तो उसको साइमल्टेनियसली कंप्लीट कराने के नंबर ऑफ वेज बच्चे कितने होंगे? उसको साइमल्टेनियसली कंप्लीट कराने के नंबर ऑफ वेज होते हैं 9, मींस m into n। मेरी बात समझिए नहीं समझे? अब देखो हमारा टारगेट क्या था कि दैट वी हैव टू फिल ऑल द 9 ब्लैंक्स, लेकिन हमने क्या किया बच्चा? हमने हर ब्लैंक को अलग अलग फिल किया। अब अगर सारे ब्लैंक्स को एक साथ फिल कर रहे होते तो क्या होता? इन सब का मल्टीप्लाई होता। 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स कराना है? 9 टाइम्स कराना है, 512 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हालांकि यही सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर जो 2 और 0 से एंट्रीज को फिल कराई जा रही है, वहाँ 1 और 0 से एंट्रीज को फिल कराने की बात की गई है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी ये शायद एग्जाम MCQ टाइप में ही ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। अच्छा सवाल था। चलिए बच्चा फिर से समझने की कोशिश करते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर नहीं याद आ रहा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। फिलहाल आगे समझने की कोशिश करते हैं बच्चा की क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर में बच्चा क्या कहा जा रहा है? दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x प्लस वाई की। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, नहीं x एंड y होना चाहिए था। ये देखो यार बच्चा सरकारी किताब है, इस वजह सरकारी किताब की वजह से बच्चा यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा एरर काफी देखने को मिलेंगे, कई क्वेश्चन गलत भी होते हैं। 55 में x एंड y की बात की जाएगी, ना कि x प्लस वाई की बात की जाएगी। क्योंकि अगर x प्लस वाई की बात कर रहा होता तो ऑप्शन में आपको x और y अलग अलग नहीं दे रहा होता, बल्कि तुमको कुछ इस तरह से नंबर देता 5, 6, 7, 8। लेकिन वहां पर ऑप्शन को देखते हुए पता चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 55 में हमें x प्लस वाई नहीं बल्कि x एंड y की वैल्यू जनरेट करना है। किसकी वैल्यू? x एंड y की वैल्यू। ठीक है बच्चा, देखो आपको मैट्रिक्स जो दी जा रही है वो ये रही, 2x प्लस वाई, क्या कहा गया? 2x प्लस वाई, देन 5x माइनस 7, आफ्टर देन 4x, ये बात तो सही है। यहां से बच्चा देखो क्या देखने को मिल रहा है? 7y, देन 7y माइनस 13 एंड x प्लस 6। देखो बच्चा ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब देखो इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये
जैसा कि मैंने आपको बता रखा है सब्जेक्टिव प्रोसेस से आप क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे और कंपैरिजन कराने के बाद में दो इक्वेशंस बनेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, मगर हमें थोड़ी सी स्पीड मिल सकती है। देखो उसमें ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में उसने कहा है x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 1। हम मान लेते हैं यही हमारा आंसर है। अगर ये सच में हमारा आंसर होगा तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखो y की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाती है और जब x की वैल्यू 3 पुट किया तो 5 3 जा 15, 15 में 7 जाता है तो कितना मिल जाता है, 8 मिल जाता है। क्या बच्चा 8 1 के इक्वल होता है, नहीं होता है। आप जानते हैं टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर। क्या कहा, व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो बच्चा यहाँ से देखो अभी हमें साफ साफ पता चल रहा है, बच्चा क्या पता चल रहा है कि ये ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ से जब हम इस नंबर को देख रहे हैं तो ये 8 आ रहा है, जबकि यहाँ से हमको नंबर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मतलब ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। एक काम कर दो, ये उठा करके यहीं रख दो। देखो बच्चा जैसे ही y की वैल्यू यहाँ 3 पुट किया तो ये 3 आ गया, x की वैल्यू 2, 5 2 जा 10 7, देन वी गेट द 3। हाँ यार ये बात तो सही है, 3 इक्वल्स टू 3 आ रहा है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करो कि यही x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 3 बाकी किसी एक में रख करके देख लो, तुमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखो यहाँ उठाया x इक्वल्स टू 2, यहाँ रख दिया 6 2 8, 4 2 जा 8। मतलब इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी इस तरह। बच्चा टैली करा लेना, मुझे नहीं पता सही गलत है, लेकिन हाँ प्रोसेस यही होगा। अभी मुझे लगता है कि आपको काफी स्पीड मिल रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 56 नंबर। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं हमेशा एग्जाम्पलर को काफी प्रेफरेंस देता हूँ। जो भी लोग मुझसे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, क्योंकि एग्जाम्पलर अपने आप में एक अद्भुत बुक है। सारे रिफ्रेशर एक तरफ और एग्जाम्पलर एक तरफ। एनसीईआरटी यार खुद सोचो, लोग एनसीईआरटी से पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन वही जब आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आप आईएएस और पीसीएस के लिए आप एनसीईआरटी आपको सजेस्ट की जाती है, आप एनसीईआरटी को ही पढ़ते हैं। रीजन क्या है कि एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट है वो अपने आप में ही अद्भुत है, आउटस्टैंडिंग। इसके बाद में बच्चा फिर अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप अच्छे से लगा लेते हैं, हालांकि वो उसका लेवल सच में बहुत डाउन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेवल सच में बहुत ज्यादा डाउन है, लेकिन उसका कंसेप्ट बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत ही बेहतरीन। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार एनसीईआरटी हमारे लिए कम पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि बस एग्जाम्पलर सफिशिएंट है, एग्जाम्पलर सफिशिएंट है। फिर भी बच्चा समझने की कोशिश करेंगे, सबका अपना अपना व्यूज होता है, सब अपने तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, ये मेरा अपना तरीका था। 56 नंबर में क्या बात कही जा रही है, a माइनस बी की वैल्यू जनरेट करना है। a की वैल्यू कहा जा रहा है 1/पाई इनसाइड द ब्रेसेस साइन इनवर्स पाई एक्स। क्या कहा गया, साइन इनवर्स पाई एक्स आफ्टर देन साइन इनवर्स x अपॉन पाई, साइन इनवर्स पाई एक्स, साइन इनवर्स x अपॉन पाई, कॉट इनवर्स पाई x। क्या कहा गया, कॉट इनवर्स पाई x आफ्टर देन टेन इनवर्स x अपॉन पाई, टेन इनवर्स x अपॉन पाई। ये देखो ये बच्चा क्या रही, ये रही मैट्रिक्स ए हमारे पास। अब इसी में देखो बच्चा मैट्रिक्स बी की हम बात करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स बी में क्या बात कही जा रही है, माइनस कॉस इनवर्स पाई एक्स आफ्टर देन साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई। फिर आपको देखने को मिलेगा माइनस टेन इनवर्स पाई एक्स, सही है भाई, माइनस टेन इनवर्स पाई एक्स। और फिर आपको देखने को मिलेगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन पाई। क्या कहा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन पाई। हाँ यार ठीक है बच्चा, तुमको क्या करना है, आपको सिंपली ए माइनस बी की वैल्यू जनरेट करना है, एकदम आसान है यार। देखो ए अपॉन बी की वैल्यू जनरेट करना है तो हम यहाँ से जनरेट करना चाहेंगे साइन इनवर्स पाई एक्स आफ्टर देन साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई आफ्टर देन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन पाई। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा माइनस गलत बात है, यहाँ से देखने को मिलेगा कॉट इनवर्स पाई एक्स, ये बात सही है। माइनस यहाँ से देखो 1/पाई मिल जाता है, ये मैट्रिक्स पूरी तरह से कॉपी पेस्ट हो जाएगी। कॉट इनवर्स पाई एक्स आफ्टर देन साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई, यहाँ से टेन इनवर्स एक्स अपॉन पाई और इसके बाद माइनस टेन इनवर्स पाई एक्स। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आइए थोड़ा और बेहतर तरह समझने की कोशिश करते हैं। 1/पाई इसमें भी है, 1/पाई इसमें भी है, पूरी बॉडी से 1/पाई बच्चा क्या हो गया, कॉमन हो गया। बच्चा कॉमन कर लेने के बाद में हमें क्या करना है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। इससे इसको माइनस करते हैं तो हमें देखने को मिलता है ये यार कॉट नहीं कॉस है, ठीक है, ये देखो कॉस है। जब इससे इसको माइनस करते हैं तो माइनस 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 और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और ये हमको देखने को मिलता है साइन इनवर्स पाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई एक्स। जबकि ये इसको माइनस कर देता है तो जीरो मिल जाता है, ये इसको माइनस करता है अगेन वी गेट द जीरो, जबकि ये इसको माइनस करता है तो यहाँ से देखने को मिलता है टेन इनवर्स पाई एक्स और प्लस कॉट इनवर्स पाई एक्स। हाँ ये बात तो सही है। अब देखो तुमको याद होगा एक आइडेंटिटी हम लोगों ने सीख रखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ये क्वेश्चन क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रांसफर हो गया है। यहाँ से हम लोगों ने सीखा था
टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। याद आया? सेम प्रोसेस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। बच्चा इसी कंसेप्ट का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बच्चा इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल कर देते हैं तो हमको देखने को मिलता है 1/पाई, यहाँ से देखने को मिलता है पाई बाई 2 0 0 एंड अगेन वी गेट दी पाई बाई 2। बच्चा यहाँ से देखो 1/2 पूरी मैट्रिक्स से कॉमन हो रहा है, यहाँ से पाई बाई 2 यार पूरा कॉमन कर लिया। क्या कॉमन कर लिया? पाई बाई 2 पूरा कॉमन कर लिया। जैसे ही पाई बाई 2 कॉमन किया हमें देखने को मिलता है 1 0 0 1। पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, देन 1/2 और ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब इसको यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रही और ये 1/2 रहा। कुल मिलाकर के विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आप बेहतर तरह से कैच कर पा रहे हैं, चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, काफ़ी अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से कॉपरेट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिस्पांस दे रहे हैं और साथ ही साथ एग्जाम्पलर अटेम्प्ट ले रहे हैं। पेपर 1 यानी टर्म 1 में जो भी एग्जाम होगा वो आपके लिए थोड़ा सा निर्णायक होने वाला है, क्रूशियल होगा। तो थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए चलना और एमसीक्यू जहाँ से भी आप कवर कर पा रहे हैं वहाँ से कवर करने की कोशिश करना। वैसे मेरे हिसाब से अगर एग्जाम्पलर आप अटेम्प्ट ले रहे हैं ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक साथ में एमसीक्यू विद एग्जांपल, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी केस आपका बाहर जाने वाला है। बाकी आप कोई भी रिफ्रेशर उठा लेना यार, पूरी एग्जाम्पल आपको छपी छपाई मिलेगी उसमें। देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बात कह दी गई है? कहा जा रहा है A एंड B बी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/m। देखो एक मैट्रिक्स A रही जिसका ऑर्डर क्या है 3/m, एक मैट्रिक्स B रही जिसका ऑर्डर क्या है 3/n। ठीक है, फिर कहा जा रहा है रिस्पेक्टिवली एंड m इक्वल्स टू n देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 5a माइनस 2b। क्या कहा जा रहा है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 5a माइनस 2b। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, जबकि एक कंडीशन इसमें तुमको दे रहा है कि m इक्वल्स टू किसके है? n के है। देखो आप जानते हो कि टू मैट्रिक्सेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो दोनों सेम ऑर्डर की हो। क्या कहा? ट्रू मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो दोनों किस ऑर्डर की हो? सेम ऑर्डर की हो। इस सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ऑर्डर ए का होना चाहिए वही बी का होना चाहिए। इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये दोनों नंबर्स किस तरीके के होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब अच्छा दोनों अगर सेम होने चाहिए तो m इक्वल्स टू n दे रहा है, तो या तो m की जगह पर n आ जाए या n की जगह पर m आ जाए। कुल मिलाकर के हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी बन रहेंगे, या तो ऑप्शन में ये दिखे या फिर ऑप्शन में हमको ये दिखे। तो अब हमें ऑप्शन में क्या देखने को मिल रहा है? m/3 गलत है बच्चा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 3/n दे रहा है। याद रखना कि ये 3/n का मतलब ये है, क्वेश्चन में कहा गया m इक्वल्स टू n, तो टू मैट्रिसेस को हम तभी सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं जबकि वो दोनों सेम ऑर्डर की होंगी। मतलब अगर इसका ऑर्डर 3/n है तो a का भी ऑर्डर 3/n ही होना चाहिए। मैंने अभी कहा था ना कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटेजी चेंज करनी होती है, एमसीक्यू थोड़ा सा अलग स्ट्रेटेजी से सॉल्व करे जाते हैं। तो ये वही अभी आपने देखा, हालांकि हमारे पास दो ऑप्शन थे लेकिन अभी क्योंकि बुक में जो दे रहा है वो बुक में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 आसान सा क्वेश्चन है और ये शायद इस क्वेश्चन की डिमांड भी नहीं थी लेकिन तब भी बता देते हैं। देखो एक फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक पूरा कंसेप्ट मैप प्रिपेयर करवाया था, उस कंसेप्ट मैप को एक बार अच्छे से देखना, आपके ये एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगर इस मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो आप जानते हैं ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए थी, ऑफ डायगोनल 0 होने चाहिए थे। फिलहाल वो हमसे ये नहीं पूछ रहा है, वो जानना चाहता है कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आप जानते हैं ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए होता है, यानी 0 1 1 0। साथ ही साथ आपको फिर देखने को मिलता है 0 1 1 0। क्या कहा? 0 1 1 0। बच्चा मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमें देखने को मिलता है 0 प्लस 1 1 देन 0 0 देन 0 देन 1, यानी बच्चा हमें क्या देखने को मिलता है? आइडेंटिटी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एकदम अच्छे से तैयार कर लेना बच्चा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 59। क्वेश्चन नंबर 59 बच्चा क्या बात कही जा रही है? कहा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट को डिफाइन करने का तरीका कुछ ये बताया जा रहा है। कहा जा रहा है aij इफ i डज नॉट इक्वल्स टू j देन 1 एंड i इक्वल्स टू j देन 0। ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है? 2/2 के। कंफ्यूज कर रहा है, ऑप्शन ए सही होगा। क्या कहा? कंफ्यूज कर रहा है, ऑप्शन ए सही होगा। यार एक मैट्रिक्स जब 2/2 की प्रिपेयर करते हैं तो उसके एलिमेंट्स कुछ यही तो होते हैं, a11 a12 a21 एंड a22। ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है बच्चा? 2/2 की मैट्रिक्स है। ये फर्स्ट वीडियो केवल देख लेना, मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट 1, वहां से क्लियर हो जाएगा। ये वहां पर डिफाइन किया हुआ था, बताया हुआ था। जरा समझने की कोशिश करेंगे। 1 1 जो काम यहाँ i और j कर रहा है वो काम हमारे पास क्या कर रहा है? 1 1। क्या दोनों नंबर सेम है? बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या एंट्री आ जाएगी यहाँ पर 0 आ जाएगी। किसकी जगह पर? इसकी जगह पर।
1 2 का मतलब i का काम 1 कर रहा है और j का काम 2 कर रहा है। क्या 1 और 2 दोनों बराबर होते हैं? नहीं होते हैं, मतलब i डज नॉट इक्वल टू j। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सेम 2 1 बराबर नहीं है, सेम ये। अब ये क्वेश्चन देखो और ये जो तुमको दिया गया था ये देख लो, मतलब 58 59 दोनों सेम ही है। 58 में क्या है कि आपको पूरा बना बनाना मैट्रिक्स दे दिया गया, यहाँ पर मैट्रिक्स आपको प्रिपेयर करना है, उसकी एक जनरल एलिमेंट को डिफाइन कर दिया गया। चलिए बच्चे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, बहुत दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ रुक कर रहे हैं। क्या बात कही जा रही है क्वेश्चन नंबर 60 में, जरा समझने की कोशिश करेंगे। एक मैट्रिक्स दी जा रही है जिसमें कहा गया है 1 2 4 0 0 0 0 0 एंड 0। ये बात सही है। कहा जा रहा है कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। अब एक बार फिर मैं वही आपको सजेस्ट करूंगा, पार्ट 1 में कंसेप्ट मैप है, उस कंसेप्ट मैप को अच्छे से देख लेना, अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो बच्चा, ये रहा आपका प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ वहां पर जब मैं कंसेप्ट मैप आपको बता रहा था तो कंसेप्ट मैप में मैंने आपको क्लियर किया हुआ था। क्या क्लियर किया हुआ था कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल एग्जिस्ट करेगा। अगर ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर डायगोनल मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज सेम हो जाती हैं तो उसको स्केलर बोलते हैं, और अगर वो सारी सेम एंट्रीज 1 के इक्वल हो जाती हैं तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में ऑप्शन है आइडेंटिटी तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 1 1 होना चाहिए, तब बेकार हो गया। सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्री देख लेना, जैसा अपर हो वैसा ही लोअर हो, मतलब वो सिमेट्रिक होगा। हाँ, सिमेट्रिक तो दिख रहा है क्योंकि जैसा अपर है वैसा ही लोअर है। इसके सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि मैंने कहा था इसके सिमेट्रिक में क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्री तो होगी मगर अपोजिट साइन पर होगी, मतलब जैसा ऊपर होगा न्यूमेरिकली वैसा ही नीचे होगा, लेकिन अगर ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव। मेरी बात समझ पाया नहीं समझ पाया? तो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि 0 इज एन इंटीजर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। नन ऑफ दिस मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मेरे हिसाब से जो जाएगा वो बी जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसका बच्चा विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। डायगोनल मैट्रिक्स बच्चा जो होती है वो कैसी होती है बच्चा? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक ऐसी मैट्रिक्स का एग्जांपल बताओ जो अपर और लोअर दोनों को साइमल्टेनियसली होल्ड करे। तो बच्चा केवल डायगोनल मैट्रिक्स एक इस तरह की मैट्रिक्स होती है जो अपर और लोअर दोनों को साइमल्टेनियसली होल्ड करती है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? फिर डायगोनल मैट्रिक्स किस तरह की मैट्रिक्स है? सिमेट्री मैट्रिक्स अभी हम लोगों ने यहाँ से सीखा, काफी कुछ यहाँ सीखने के लिए है, बताने के लिए है। फिर भी चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ देखिए रुक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्या बात कही जा रही है 61 में? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बात कही जा रही है? 0 -5 plus 8 then plus 5, again we get the 0, after then 12, after then -12 0 and -8, ये रहा। हाँ, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 2 3 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। कुछ प्रॉपर्टीज पूछी भी गई हैं सीबीएसई में, जैसे प्रिंसिपल डायगोनल की जो एंट्रीज होंगी वो हमेशा 0 होंगी। याद रखेंगे जो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी खास बात यही होती है, उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो बच्चा कैसी होती हैं? 0 होती हैं। हालांकि यहाँ पर इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, कुछ लोगों को प्रूफ जानने की इच्छा हो तो एक बार कमेंट करके बता भी देना। यहाँ से अभी यहाँ से देखो बच्चा, हालांकि प्रूफ आपके में है भी नहीं, पूछा भी नहीं जाएगा, फिर भी छोटा सा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। शायद बताया भी होगा प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो देख लेना, शायद बताया है मैंने। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो प्रिंसिपल डायगोनल के बाद सिमेट्री होगी, जैसा अपर वैसा ही लोअर, लेकिन अपोजिट साइन पर। न्यूमेरिकली सेम होंगी चीजें मगर साइन अपोजिट होगा। देखो यहाँ 5 नेगेटिव है तो यहाँ 5 पॉजिटिव है, यहाँ 8 पॉजिटिव तो यहाँ पर 8 नेगेटिव, यहाँ 12 पॉजिटिव तो यहाँ पर 12 नेगेटिव, मतलब न्यूमेरिकली चीजें सेम है लेकिन यहाँ पर किस पर है? अपोजिट साइन पर है। एकदम श्योर है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है बच्चा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। याद रखना, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। क्या कहा? अगर मैं पूछूं कि इसका डिटर्मिनेंट, करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी तो बच्चा वो 0 होगी। हाँ, आपके मन में एक सवाल उठ सकता है सर डिटर्मिनेंट क्या है? जल्दी वो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ अगर कोई भी इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो कि इवन ऑर्डर पर बेस्ड है तो याद रखना कि उसका जो अभी वैल्यू होगा, उसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा? हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए जरा समझने की फिर कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ बच्चा बढ़ रहे हैं? 62 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि 62 नंबर में हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। चीजें आसान है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बेहतर तरह से क्लियर हो रही होंगी। फिर भी अगर नहीं क्लियर हो पा रही हैं देन फील फ्री टू एक्सप्रेस योर व्यूज विद मी। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर में बच्चा क्या बात कही जा रही है? कहा जा रहा है ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। ए एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की है? m by n की है। फिर बोल रहा है बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए बी डैश। ए बी डैश मतलब समझ रहे हो, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने की बात की जा रही है। अच्छा, हमने मान लिया कि जो मैट्रिक्स बी है वो p by q ऑर्डर की है। क्या कहा? p by q ऑर्डर की है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ए बी डैश एंड बी डैश ए बोथ आर डिफाइंड।
अच्छा बी डैश दे रहा है, बी के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा है कि बी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया ए बी डैश जो है वो डिफाइन है, ए बी डैश डिफाइन है, इसका मतलब समझ रहे हो कि मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इस सिचुएशन में जो मैट्रिक्स बी होगी, अभी हमने बताया कि वो पी बाई क्यू है, तो बी डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई पी हो जाएगा। अब हमको क्या जनरेट करना है, हमको पी और क्यू की वैल्यू जनरेट करना है। आप जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब कुछ इस तरह से इसका कॉलम और इसका रो, इधर नंबर ऑफ कॉलम्स और इधर नंबर ऑफ रोज अगर सेम है तो फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इस डाटा से हमको क्यू तो पता चल गया कि क्यू की वैल्यू क्या है, एन है। थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं तो फिर कुछ और आगे जानकारी मिलेगी। कहा जा रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है वो m बाई एन की है, जबकि बी डैश इस बार उसने पहले ले लिया है और उसके अकॉर्डिंग बी डैश ए पॉसिबल है। यह तभी पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर बच्चा क्यू बाई पी आ जाएगा। अब आप जानते हैं क्यू बाई पी क्यों आएगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स बी थी उसका मैंने ऑर्डर पी बाई क्यू ले रखा है, ठीक है। तो ट्रांसपोज कर देते हैं तो रो और कॉलम इंटरचेंज जाते हैं। यहाँ से देखो बच्चा इन दो को हम एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप जानते हैं कि जब ये दोनों सेम होते हैं तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज नहीं। हालांकि वो बोले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मतलब इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। अब हमने मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या माना था, पी बाई क्यू का, पी की वैल्यू क्या आ रही है, एम आ रही है, क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, एन आ रही है। तो मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा, एम बाई एन होगा। यानी विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 जो है 63 ये पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 63 दमदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगी, ए बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज, ठीक है। डैश जो डैश है वो एक्चुअली ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रहा है उसमें नल मैट्रिक्स दे रहा है, यूनिट मैट्रिक्स दे रहा है, सिमेट्रिक दे रहा है, इसके सिमेट्रिक दे रहा है। आप जानते हैं सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन होती है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, जबकि इसकी सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। हालांकि सिमेट्रिक हो या इसकी सिमेट्रिक हो दो चीजें कॉमन है, एक चीज कॉमन है दोनों में ही कि जो एलएचएस पार्ट है उसमें दोनों का ही ट्रांसपोज करना पड़ रहा है। एलएचएस में किसका ट्रांसपोज करना पड़ रहा है, दोनों का ही ट्रांसपोज करना पड़ रहा है। यहां से बच्चा हमने क्या किया, इस पे ट्रांसपोज रन करा दिया। चलो देखते हैं कि क्या मिलने वाला है, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज ये मिलता है। ये बच्चा प्रॉपर्टी होती है, एक बार फिर से इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर मेंशन कर देना चाहता हूं, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? चलिए फिर जरा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक रूल, इस रूल से इसको ब्रेक किया। अब यहां पर जो रूल लगने जा रहा है इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं बच्चा, रिवर्सल लॉ, मतलब बी डैश ए डैश, ठीक है। तो जैसे ही इस रूल को यहां पर अप्लाई किया हमें देखने को मिला बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का 2 टाइम ट्रांसपोज करा देने पर हमको एक्चुअल में वही मैट्रिक्स मिल जाती है। क्या कहा, किसी भी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स ट्रांसपोज करा देने पर हमको एक्चुअल में वही मैट्रिक्स मिल जाती है, साथ में ए ट्रांसपोज माइनस ए और बी ट्रांसपोज। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए? बी का 2 बार ट्रांसपोज हुआ इसलिए मैट्रिक्स बी मिल गया, ए डैश अपनी जगह पर, ए का 2 बार ट्रांसपोज हुआ तो फिर हमको वही मैट्रिक्स मिल गई। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, लास्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा, वहां पर जिस चीज को एक्सप्लेन किया था ट्रांसपोज, ये इस वीडियो के ठीक पहले वाला जो वीडियो है। क्या ये इससे टैली हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। हाँ, ए बी डैश इसके पास है, बी ए डैश इसके पास है। काम करते हैं, माइनस साइन को कॉमन कर लेते हैं, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अब देखो यार, अगर इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं सी, तो ये पता चल रहा है कि जो सी डैश है वो किसके इक्वल है, माइनस सी के इक्वल है। ये किसकी डेफिनेशन होती है, ये किसकी डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन होती है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। फिलहाल एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर देने पर, क्या कहा, किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर देने पर हमको अगर वही मैट्रिक्स मिलती है तो इसको बोलते हैं दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। अब मेरा सवाल यहां से बच्चा ये है, क्या होगा अगर कोई मैट्रिक्स एक बार ट्रांसपोज करने पर ही खुद को रिप्रेजेंट कर पा रही है, तो फिर ये मैट्रिक्स किस टाइप की मैट्रिक्स बोली जाएगी? मेरा सवाल समझ गए? अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है, क्योंकि दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपोज। मैं जानना चाहता हूं कि क्या होगा अगर एक बार में ही वही ओरिजिनल मैट्रिक्स हमको मिल जाती है ट्रांसपोज करने के बाद, तो फिर ये मैट्रिक्स किस तरह की मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है? चलिए बच्चा फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है।
हालांकि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और मैक्सिमम केसेस में अगर कभी भी मैट्रिक्स दी गई है उसका ट्रांसपोज दिया गया है बीच में माइनस साइन है तो ऑलमोस्ट वो इसके सिमेट्रिक होती है। आंख बंद करके अगर इसके सिमेट्रिक हो तो टिक कर देना, सही निकलेगा। 64 की तरफ बच्चा बढ़ रहा है और देखते हैं कि 64 में क्या हो सकता है। एक आपके लिए बच्चा ये एक होमवर्क है, एक ये होमवर्क रहा, एक ये होमवर्क रहा। एक कोई एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने लिया। ये कोई एक मैट्रिक्स है ए, उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया। अब ट्रांसपोज लेने के बाद में हम यहाँ से दो रिजल्ट मेंटेन करना चाह रहे हैं। एक रिजल्ट में कहा ए प्लस ए ट्रांसपोज, मैं जानना चाहता हूं कि ये किस नेचर की मैट्रिक्स होगी। इसी में एक दूसरा हमने ले लिया ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि ये किस नेचर की मैट्रिक्स होगी। ये आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न समझ गए अच्छी तरह से? मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा है कि ए कोई एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने निकाला, उसके बाद इन दो मैट्रिक्स का भरत मिलाप करा दिया, ए प्लस ए डैश। ये जो नई मैट्रिक्स बनेगी ये किस टाइप की मैट्रिक्स होगी? नल मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, या फिर निलपोटेंट होगी, ऑर्थोगोनल होगी, आइडेम्पोटेंट होगी, इनवॉलेंट्री होगी? किस टाइप की ये मैट्रिक्स कंसीडर की जाएगी? मेरी बात समझ पाए? चलिए 64 की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चा कहा जा रहा है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। ये देखो बच्चा आपको गिवन कर दिया गया है, गिवन दैट क्या कहा गया है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। याद रखना कि इसको इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। ये किस टाइप की मैट्रिक्स है? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। किस टाइप की मैट्रिक्स है? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। आगे बच्चा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहां से आपको देखने को मिल रहा है ए माइनस आई क्यूब प्लस ए प्लस आई क्यूब, ए प्लस आई क्यूब माइनस 7a। पूछ रहा है ये किसके इक्वल होगा? बच्चा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ये देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस माइनस आई क्यूब। यहां से देखो बच्चा फिर एक फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब माइनस 7a। समझने की बच्चा कोशिश करेंगे, चीजें आपको बिल्कुल साफ क्लियर कट देखने को मिल रही हैं। यहां से 3a स्क्वायर आई इसको कैंसिल कर देगा, देखो ब्लू से कैंसिल किया हुआ है। अब देखो जरा ग्रीन से भी कुछ कैंसिल हो रहा है। ग्रीन से क्या कैंसिल हो रहा है? आई क्यूब से आई क्यूब कैंसिल हो रहा है। ठीक है, जो बच रहा है उसको वापस से ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बच रहा है ए क्यूब प्लस 3a, आई की वैल्यू a हो जाती है, अगेन वी गेट दी ए क्यूब, फिर हमको मिलता है 3a माइनस 7a। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको दे दी गई है, ए होती है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए है। एक काम करा, बोथ साइड हमने प्री मल्टीप्लाई कराया, किससे? ए से। इसी सिस्टम में प्री मल्टीप्लाई कराया किससे? ए से, इसलिए दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई ए फॉर्म पर ए आपको देखने को मिल रहा है। ये ए क्यूब होता है, ये क्या मिल जाता है? ए मिल जाता है। क्या बताना चाह रहे हैं जरा समझने की कोशिश करेंगे। ए क्यूब की वैल्यू ए है, फिर 3a है, फिर a है, फिर 3a है, फिर माइनस 7 है। 3 3 6 2 8, 8a माइनस 7 है। कुल मिलाकर के क्या मिल जाता है? a मिल जाता है। एक चीज याद रखना कि कभी भी मैट्रिक्स सीधे नहीं ओपन होती है, यानी ये जो अभी मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है a माइनस आई का होल क्यूब, ये कभी भी सीधे नहीं होगा। अब आप सोचेंगे सर अगर सीधे नहीं होगा तो फिर आपने क्यों सीधे कर दिया है? एक्चुअली यार देखो क्या है कि यहाँ पर आइडेंटिटी आपको गिवन है, इसलिए ये है। अदरवाइज आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, आपके लिए वापस से एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है। ये रहा आपके लिए होमवर्क, देखते हैं किसमें कितना है दम। मैं जानना चाहता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। मैं जानना चाहता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी ए स्क्वायर माइनस ab माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखते हैं किसमें कितना है दम। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात समझ पाए? चलिए फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। अभी आपको 2 3 1 2 3 3 क्वेश्चन तो अभी आपको मिल चुके हैं। देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं, लगता है कि लोग वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ सच में सीख रहे हैं। अच्छा, बेहतर। फिर बच्चा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ये बच्चा पूरा पोर्शन जो है हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा समझ आ गया। इसको सीधे क्यों ओपन किया गया था? क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी इन्वॉल्व था। अगर आइडेंटिटी नहीं होता तो फिर ये सीधे नहीं एक्सपेंड होता। सवाल ये है कि ये कैसे एक्सपेंड होता। 4 वीडियोस बना चुके हैं मैट्रिक्स के ऊपर, 4 वीडियोस में कंप्लीट हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरह समझ आ रही होंगी। किसी एक वीडियो में इसको प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, एक मेरी बात समझेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चंस कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना ये बहुत जरूरी है। यहां से पूछ रहा है कि फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी वी हैव ए बी इक्वल्स टू बी ए कभी नहीं होता है, ए बी इक्वल्स टू बी ए कभी नहीं होता है। लास्ट वीडियो मैंने ये चीज क्लियर भी की थी कि मॉडर्न एल्जेब्रा, मॉडर्न मैथमेटिक्स अर्थमेटिक को फॉलो नहीं करती है। ये जो ए बी और बी ए इक्वल हैं, ये कभी इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न का टॉपिक है जो मैट्रिक्स चल रहा है। मॉडर्न में ही आपने सीखा है ए क्रॉस बी, टू सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी आपस में इक्वल नहीं होता है। सेम प्रोसेस अभी हम लोगों ने सीखा था ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी, यानी ए बी ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये सब एक्चुअली मॉडर्न से है, इसलिए सब चीजें क्या है बच्चा होल्ड नहीं हो रही हैं, समझने की कोशिश करेंगे। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। चलिए बच्चा समझने की फिर आगे कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ए बी का प्रोडक्ट जीरो होगा या नहीं होगा, क्योंकि ए और बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। अब ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दी एबव। देखो बच्चे क्या है कि अगर आप इसको पेज पलट के देखोगे तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली इसका ऑप्शन डी सही है, नन ऑफ दीज, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो आप टिक करोगे वो ऑप्शन बी सही करोगे। ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। क्या कहा? ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ए बी और बी ए वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्या मेरी बात समझ पाए? अब आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि सर आखिरकार ऐसा कैसे ही हो गया है, तो ये आपके वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 ये एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 39 से। पेज नंबर 39 से एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर मैं इतना श्योर हूं। चलिए देखते हैं कि क्या है। यहां से कहा जा रहा है कि कॉज इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स। तो पूछ रहा है कि जो एक्स है वो किन के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अभी हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स। इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 इज ग्रेटर देन 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 4, देन वी गेट दी साइन इनवर्स एक्स, यानी ये बना साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन पाई बाई 4। हमने क्या किया? बोथ साइड साइन इनवर्स रन करा दिया। बोथ साइड क्या रन करा दिया है? साइन इनवर्स रन करा दिया है। हालांकि आपको याद आ रहा होगा ये क्वेश्चन एक बार मैंने वीडियो में पूछा हुआ भी था जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहा था। हाँ, किसी ने भी रिप्लाई नहीं मुझे किया, क्या ही बताया जाए। x इज लेस देन साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। x इज लेस देन क्या है बच्चा? 1/√2 है। x इज लेस देन बच्चा क्या है? 1/√2 है। अब पर्टिकुलर अगर हम साइन इनवर्स की बात करें, साइन इनवर्स, ठीक है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स में जो x है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है। किसके बीच में लाई करता है? -1 से +1। किसकी बात कर रहे हैं? साइन इनवर्स x की बात कर रहे हैं। अब ये -1 से +1 के बीच में बात लाई करता है, लेकिन एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है वो 1 के पहले ही बाउंड कर दिया गया है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि जो x है उसकी लोअर बाउंड्री तो डिस्टर्ब नहीं की गई है, अपर बाउंड्री डिस्टर्ब कर दी गई है। तो मतलब ये आपको देखने को मिलता है ये -1, x इज ग्रेटर इक्वल्स टू -1 बट लेस देन 1/√2, यानी विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जाएगा, मगर जब आप पीछे पेज पलट करके देखेंगे तो उसमें ऑप्शन बी आपको दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? ऑप्शन बी आपको दिया जा रहा है। चलिए बच्चा फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या है। हालांकि ये कोई भी आप IIT की बुक उठा लेंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा, कोई भी हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, चाहे प्रेम कुमार हो या फिर इसके अलावा वेरियस बुक्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। चलिए बच्चा फिर इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 अपने आप में एक दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 अपने आप में ही एक दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। जिन भी लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वीडियोस वॉच की होंगे उसमें इसमें एक चीज पूछी हुई थी कि इसमें एक ही क्वेश्चन को मैंने इसी को दो अलग अलग मेथड सॉल्व करके दिखा था। पूछ रहा था डिफरेंस कहां पर है, वेरिएशन कहां पर आ रहा है, क्योंकि दो अलग अलग मेथड सॉल्व करने पर दो अलग अलग रिजल्ट आ रहे थे। अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया कोई बात नहीं, शायद भूल गए होंगे या फिर शायद चीजों को समझ नहीं पा रहे होंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्वेश्चन नंबर 66 एक्चुअली बिलोंग करता है। मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा ताकि मैं चीजों को बेहतर तरह से यहां पर एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। देखो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा अभी यहां से तो हटा दिया गया एलिमेंट्री ऑपरेशन, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अच्छा भी लग रहा होगा, बहुत झिलाव टाइप का होता है, लेकिन क्या है कि जो आगे भविष्य है वो बच्चा एलिमेंट्री ऑपरेशन बेस्ड ही है। आगे बीटेक करोगे, बीएससी करोगे तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। बच्चा क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है बात छोड़ो, पहले तुम इधर समझो। यहां से एलिमेंट्री इनवर्स निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है।
मैट्रिक्स इनवर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैट्रिक्स इनवर्स की बात कर रहे हैं। समझने की कोशिश करना बच्चा। अब इनवर्स निकालने के हमारे पास दो मेथड होंगे, दो तीन मेथड अलग अलग हैं। हम लोग यहाँ पर जो इनवर्स की बात कर रहे हैं वो एलिमेंट्री ऑपरेशन से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? ऑपरेशन से। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है रो ऑपरेशन, एक होता है कॉलम ऑपरेशन। क्या कहा? एक होता है रो ऑपरेशन, एक होता है कॉलम ऑपरेशन। ठीक है। अब बच्चा इधर समझना, जब रो ऑपरेशन की बात करते हैं तो रो ऑपरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू आई ए, और जब कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू ए आई। क्या कहा? A इक्वल्स टू ए आई। आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतने बाई उतने की ही ली जाती है जितने बाई जितने का आपको गिवन मैट्रिक्स दिया गया है, यानी आइडेंटिटी कंप्लीटली बेस्ड होता है गिवन मैट्रिक्स के ऊपर। अब रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, अपनी बुक में एक्सरसाइज आई थिंक 3.4 है, मुझे ठीक से याद तो नहीं है लेकिन देख लेना। एक एक्सरसाइज पूरी तरीके से डेडिकेटेड है इसी पर, एलिमेंट्री ऑपरेशन पर, इनवर्स ही जनरेट करना है उसमें। हालांकि वहां पर रो ऑपरेशन ही एप्लीकेबल होता है, आपको वेरियस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सभी जगहों पर रो ही आपको देखने को मिलेगा। शायद एक दो एग्जांपल हो जिसमें कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया गया हो। समझने की कोशिश करेंगे। जब ये फॉर्मेट होता है A इक्वल्स टू आई ए, क्या कहा? A इक्वल्स टू आई ए, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर केवल और केवल रो ऑपरेशन एप्लीकेबल होगा। जब A इक्वल्स टू ए आई होता है तो यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन एप्लीकेबल होता है। बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, इसको ऐसे याद रखना। क्या कहा? आई ए इक्वल्स टू किसके है? आई ए। अरे आई ए मतलब समझ रहे हैं, मतलब इसको हम लिखें तो ये बन रहा है आई ए, और इसको अगर मिला देते हैं तो बन गया आइए मतलब किसको भैया? आप रो को इनवाइट कर रहे हैं कि प्लीज आइए और उसके बाद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करिए, तो देखो याद हो गया। आइए मतलब किसको आप इनवाइट कर रहे हैं? रो को इनवाइट कर रहे हैं। बाकी जो बच गया वो किसमें चला गया? कॉलम में चला गया है। बाकी किसमें चला गया बच्चा? कॉलम में चला गया है। अब देखो वो तुमसे पूरा इनवर्स नहीं जनरेट करवा रहा है, वो तुमसे इनवर्स का कुछ हिस्सा ही जनरेट करवा रहा है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। एक मैट्रिक्स जो आपको देखने को मिल रही है, आपका एक्चुअली फॉर्मेट तो देखो ये है 1 3 देन 2 4 इक्वल, फिर आपको वो कुछ दे रहा है 1 -1 0 1, और फिर उसने आपको मेंशन कर दिया है 3 1 एंड 2 4, 3 1 2 4। ये देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर रहा 66। क्वेश्चन नंबर बच्चा कौन सा रहा? 66। ठीक है। वो ऑपरेशन भी आपको बता रहा है। ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है? ऑपरेशन अप्लाई करना है C2 टेंस टू C2 माइनस 2C1। हाँ ये बात सही है, C2 माइनस 2C1। ठीक है। अभी मैंने कहा कि जब भी कॉलम ऑपरेशन की बात होती है तो कॉलम ऑपरेशन, जब रो की बात होगी तो याद रखना फर्स्ट वाले पर चेंजमेंट होगा, कॉलम की बात होगी तो हमेशा इस पर चेंजमेंट होगा। चेंजमेंट हमेशा दो पर होता है, एक LHS दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक LHS दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बाकी जो बच रहा है उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं। ये देखो आपको ऑपरेशन दे रहा है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं? कॉलम C2 निकाल लेते हैं। चेंजमेंट अभी आपको पता है किसके किसके अंदर होना है, एक इस मैट्रिक्स के अंदर, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं इसलिए बाद वाली मैट्रिक्स यानी इस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है। अब अच्छा हमें क्या करना है? हमने ये वाली मैट्रिक्स में कॉलम C2 की बात कर रहा है, C2 क्या है? 3 4 है। फिर कह रहे हैं C1 क्या है? 1 और 2 है। अब कह रहे हैं C1 में 2 से मल्टीप्लाई करा दो, मतलब दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 3 4 ऐसा ही रहेगा, यहाँ से 2 और 4 देखने को मिल जाएगा। कह रहे हैं माइनस कर दो, माइनस कर दिया भैया। ये क्या है? C2, ये क्या है? 2C1। जबकि ऊपर वाले में क्या था? ये था C2 और ये था C1। ये कहां से चुरा लिया गया भैया? ये यहीं से मैट्रिक्स से अडॉप्ट किया गया है। यहां से देखो ये 1 मिलता है, ये 0 मिलता है। कुल मिलाकर के यहां पर जो नंबर लिखा होता है वो ये बता रहा होता है कि चेंजमेंट इस वाले ब्लॉक में जाएगा, जो यहां पर होगा। जैसा ये होगा वैसा ये भी होगा, ये दोनों चीजें याद रखना, ये दोनों सेम ही होते हैं। मतलब रिजल्ट किसके अंदर जाएगा? कॉलम C2 के अंदर जाएगा, और C2 की जो वैल्यू अभी देखने को मिलेगी वो 1 और 0 देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? 1 और 0। C1 के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, C1 कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। ये बात सही है। अभी बताया कि चेंजमेंट जब कॉलम ऑपरेशन होता है तो बाद वाले में होता है, मतलब ये वाला भी अपनी जगह पर कॉपी पेस्ट ही रहेगा। अब इस पर चेंजमेंट किया जाएगा, ऑपरेशन जो यहाँ लगा है वही इसमें अप्लाई किया जाएगा। यहाँ से C2 क्या है? 1 और 4 है, जबकि C1 हमें क्या देखने को मिल रहा है? 3 2 देखने को मिल रहा है। कहा गया कि 2C1 C1 में 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 2, तो कुल मिलाकर के ये वाला कॉपी पेस्ट ऐसा ही हो जाता है 1 4। यहाँ से अभी आपको देखने को मिलता है 6 और 4, माइनस कर दिया, देन वी गेट दी -5 एंड 0। यहाँ से भी आपको क्या देखने को मिलता है? -5 एंड 0। क्या इतनी बात समझ पाए? ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, 3 2 वापस से क्या हो जाएगा? कॉपी पेस्ट हो जाएगा। चलो 4 ऑप्शन अपने पास दिए गए हैं, देखते हैं कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। 1 0 -5 4, क्या कहा? 1 0 1 0 C2 -2 C1,
C2 -5 4, यार कुछ आंसर नहीं आ रहा है, क्या ही बात है। एक मिनट, 1324 सही लिखा गया है। फिर C2 -2C1 की बात कर रहा है तो 2C1 तो 1 बच जाता है, और यहाँ पर 2C1 4 - 4 0 बच जाता है, तो 1120 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 1120 1120, मगर 1120 हमें कहीं पर भी देखने को मिल नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं आप कौन सा हिस्सा टैली हो रहा है। अच्छा, 1 - 1 0 1, 3 - 5 एंड 2 एंड अगेन वी गेट दी, ये 0 है, 6 नहीं है। यार देखो, अगर हम RHS पोर्शन देखते हैं तो RHS पोर्शन में हमको देखने को मिल रहा है ये वाली मैट्रिक्स 3 - 5 2 0, 3 - 5 2 0, 3 - 5 2 0, ये केवल और केवल ऑप्शन डी से टैली हो रहा है। किससे टैली हो रहा है? ऑप्शन डी से टैली हो रहा है। हालांकि अपना आंसर नहीं आ रहा, इसलिए मैं एक बार आंसर टैली करा लेता हूँ, परेशान नहीं होंगे बच्चा। 66 नंबर, 66 की हमने बात की तो 66 का डी जा रहा है। 66 का बच्चा कौन सा ऑप्शन जा रहा है? ऑप्शन डी जा रहा है, मतलब ये एकदम सही है। हालांकि अब ये बुक में किस तरीके से 1 - 5 2 0 लिया है, मुझे कुछ खुद भी समझ नहीं आ रहा है। आपका जो आउटपुट होगा वो ये होगा जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी बात समझ गए या नहीं समझ गए? 3 - 5 2 0, एक्चुअली देखोगे तो RHS वाला पोर्शन इससे पूरी तरह से टैली हो पा रहा है ऑप्शन डी से। RHS में पता नहीं क्या ही गड़बड़ी है। चलो बच्चा, फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं और 67 नंबर की तरफ रुक करते हैं। ये होगा आज की क्लास का अंतिम सवाल। 67 नंबर में क्या बात कह दी गई है? 4 2 3 3, क्या कहा गया? 4 2 3 3। फिर बच्चा यहाँ से क्या बात बताई जा रही है? 1 2 0 3, और फिर यहाँ से क्या बात बताई जा रही है? 2 0 1 1 2 0 1 1। ठीक है भैया, ये देखिए यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हमसे वो ऑपरेशन अप्लाई करवा रहा है R1 - 3 R2, कह रहा है ऑपरेशन अप्लाई करो R1 - 3 R2। चलो देख लेते हैं भैया क्या है। एक चीज तो क्लियर है कि चेंजमेंट किसमें होगा? R1 में होगा, मतलब R2 को बच्चे क्या कर देना है? कॉपी पेस्ट कर देना है। हाँ यार, R2 तो हो गया कॉपी पेस्ट, R2 तो हो गया कॉपी पेस्ट। अब मैंने क्या कहा था कि जब भी रो ऑपरेशन अप्लाई होगा तो रो ऑपरेशन में चेंजमेंट LHS में होगा और फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब चेंजमेंट किसमें किसमें होगा? इसमें होगा और इसमें होगा। तो ये वाले को पूरा ही कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर देते हो? चलो अब देखते हैं R1 - 3 R2। पहले तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में देखो R1 है क्या? हाँ, R1 तो सर है 4 और 2, ये बात तो सही है। अब R2 हमारे पास क्या है? R2 है 3 3, R2 है बच्चा 3 3, ये बात सही है। अब कह रहा है कि R2 में 3 से मल्टीप्लाई करा दो। जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 3 जा 9, और यहाँ से क्या देखने को मिलता है? 3 3 जा 9, माइनस क्यों नहीं कर देते हो? -5 -7, कुल मिलाकर के यहाँ से क्या देखने को मिलता है? -5 -7। अब यही जो चेंजमेंट उधर हुआ है वही इसमें होगा। इसकी मैट्रिक्स ओरिजिनल ये चल रही है, मतलब R1 1 2 ऐसे ही रहेंगे, और R2 में 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 3 जा 9। बच्चा माइनस कर दिया तो ये 1 आ जाता है, ये -7 आ जाता है। 1 और -7, क्या कहा? 1 और -7। देखो भैया, ये ब्लॉक किससे टैली हो रहा है? ये क्या किसी से टैली हो पा रहा है? क्या ये किसी से टैली हो पा रहा है? -1 -7 3 3 एकदम सही जवाब है। 1 -7 0 3 2 0 1 1 मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी आप देख रहे हैं कि 66 नंबर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ बुक में ही गड़बड़ी है, अपना सोल्यूशन एकदम सही है। यहाँ से देखिए ये हमारा आंसर आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना करके डालूं, लेकिन अभी मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि ये सब चीज़ें अपने सिलेबस में नहीं बचेंगी। मगर फिर भी आपको आना चाहिए। जल्दी कुछ वीडियोस आपको IIT के देखने को मिलेंगे जहां पर इन सब चीज़ों को बेहतर तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। हालांकि एक मेरी नजर पड़ गई अभी क्वेश्चन नंबर 78 पर, तो आप जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर 78 का एक लाइन में आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 भी आपके लिए होमवर्क होगा। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 78 का पार्ट 1। यार इसको मतलब 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 5 सेकंड से ज्यादा समय लगना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। एक मेरे मन में और भी सवाल आ रहा है, चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसी के पार्ट 2 से याद आ गया। अगर हम बोलें कि a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आप मुझे बताएंगे ये रिजल्ट किस कंडीशन में वैलिड होगा, और जो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू ये वैलिड होगा आप उस प्रॉपर्टी का नाम भी मेंशन करेंगे। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आप उस प्रॉपर्टी को जानते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने सीखा था कहाँ पर? बाइनरी ऑपरेशन में उस प्रॉपर्टी को हम लोग सीख करके आए हैं। अगर मैं कहूं कि मैट्रिक्स के अंदर a - b का होल स्क्वायर ये है, तो ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू वैलिड होगा? आपको उस प्रॉपर्टी का नाम भी बताना है, साथ में उस प्रॉपर्टी को लिखना भी है।
फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैट्रिसेस पूरा चैप्टर अच्छे समझ आया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कुछ डिस्कस करने के लिए बचा हुआ है। जो चीज़ें डिस्कस करने के लिए बची थी वो सिलेबस से हटा दी गई हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो डिटर्मिनेंट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।